आज हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम में केंद्रीय बैंक सबसे ऊपर की संस्था है और ये बैंक देश में मुद्रा के मात्रा के नियंत्रण के लिए काम करता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं जिनको NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब समझिए और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब समझिए। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब वित्तीय मध्यस्थ। कुछ लोग पैसा बचाते हैं, सेविंग है उनके पास, सरप्लस है, और कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं, पैसा उनके पास नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सेविंग किसी के पास है, इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है, और इन दोनों को मिलाने के लिए जो बीच में संस्थाएं काम करती हैं उनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो दो तरह की हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंकिंग व्यापारिक बैंक को हम कह सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये बैंक का काम करती हैं। बैंक का मुख्य काम क्या है? लोगों से पैसा जमा कराना, और जब वो चाहें तो उनको वापस दे देना उनकी डिमांड के अनुसार, और नहीं अगर आपके पास रिजर्व है तो उसमें से कुछ पैसा आप उधार दे करके अपना बिजनेस चलाते हैं। तो बैंकिंग का मतलब है लोगों का पैसा जमा करना और उनको ज़रूरत पर उधार देना और उनकी ज़रूरत पर उनका भी पैसा देना। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम ये है कि वो बैंकिंग का काम नहीं करते, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ये प्रोडक्ट बेचते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके मकान का इंश्योरेंस, आपके स्वास्थ्य का इंश्योरेंस, और उसके कागज़ आपके पास होते हैं। उसके बदले में आप उनको प्रीमियम देते हैं, और ये जो पैसा जमा होता है इससे वो अपना पैसे का बिजनेस मनी मार्केट में करते हैं। तो तीन तरह की संस्थाएं हुई, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इस लेक्चर में हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में बात करेंगे विस्तार से। केंद्रीय बैंक के रूप में सबसे पहले जो अच्छा बैंक हुआ, जो जिसको केंद्रीय बैंक, मदर ऑफ केंद्रीय बैंक कहा जाता है, वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। 1694 में बना था। और बहुत सभी देशों में होते हैं। बहुत से देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कोई केंद्रीय बैंक नहीं है, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में, देश नहीं अर्थव्यवस्थाओं में अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। और केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक की तरह से बैंकिंग कार्य करे ऐसा नहीं है। वह बैंकिंग कार्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बहुत से देश हैं जिनका केंद्रीय बैंक की एक हिस्सा, उनका एक डिपार्टमेंट सेंट्रल बैंकिंग का काम करता है और दूसरा डिपार्टमेंट कॉमर्शियल बैंकिंग का काम करता है। तो बहुत से देशों के पास अपने सेंट्रल बैंक नहीं हैं। बहुत से देशों के पास जो सेंट्रल बैंक हैं वो दोनों तरह का काम करते हैं, कॉमर्शियल भी करते हैं और सेंट्रल बैंक का भी काम करते हैं। और सेंट्रल बैंक का काम लाभ कमाना नहीं है। सेंट्रल बैंक को लाभ होता है क्योंकि वो बहुत से बैंकों को उधार देता है, बहुत से तरह से सरकार को उधार देता है, उसको आमदनी होती है। लेकिन लाभ कमाना उसका काम नहीं है। उसका काम देश के हित में मुद्रा की व्यवस्था करना होता है। मुद्रा की मात्रा एक
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि अर्थव्यवस्था में कीमतों को घटा बढ़ा सकती है, उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, अल्पकाल में रोजगार पैदा कर सकती है, दीर्घकाल में नहीं लेकिन अल्पकाल में रोजगार भी पैदा कर सकती है, बहुत सारे परिवर्तन कर सकती है। जिस तरह से वस्तु की मांग और पूर्ति से अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से संतुलन होता है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से मुद्रा की व्यवस्था करना होता है। बहुत सारे बैंक हैं, आप जानते ही हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, चीन में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जापान में बैंक ऑफ जापान है, स्विट्ज़रलैंड में स्विस नेशनल बैंक है, ऑस्ट्रेलिया में रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड में रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है, और कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा। ऐसे सभी देशों में केंद्रीय बैंक हुआ करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक की डेफिनीशन क्या है इस पर चर्चा करेंगे और उसके कार्य क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। A central bank is the bank in any country which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country. बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो जो मुद्रा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए जो बैंक बनाया गया है उसको हम केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। सैमुअलसन के अनुसार एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन, इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। थोड़ा सा इसमें बड़ा स्कोप है। उन्होंने कह दिया कि क्रेडिट उधार को, मुद्रा की मात्रा को या मुद्रा की पूर्ति को, और अर्थव्यवस्था को, क्योंकि मुद्रा की मात्रा ही से अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम, मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम, और उधार जो है क्रेडिट है उसको नियंत्रित करने का काम जो बैंक करता है उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरा स्मिथ, सेंट्रल बैंक इज द बैंकिंग सिस्टम in which a single bank has complete monopoly over note issues. मुद्रा के जो नोट निकलती है, नोट किसको कहते हैं? 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की, ये जो नोट है इसको नोट इसलिए कहते हैं कि इस पर लिखा रहता है, एक नोट लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इस तरह के नोट जो कि करेंसी नोट्स होते हैं, इनको निकालने का काम, इनको इशू करने का काम केंद्रीय बैंक किया करता है। और इसलिए वेरा स्मिथ ये कहते हैं कि जिस बैंक की मोनोपोली हो उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। केंट के अनुसार सेंट्रल बैंक may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare. देश के कल्याण के लिए मुद्रा की मात्रा को घटाने और बढ़ाने, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जिसको जिम्मेदारी दी गई है वह केंद्रीय बैंक है। IMF के अनुसार सेंट्रल बैंक प्लेज अ क्रूशल रोल इन ensuring इकोनॉमिक and financial stability. They conduct monetary policy to achieve low
and stable inflation. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये मानना है कि केंद्रीय बैंक देश में आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संस्था है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, मौद्रिक नीति से उसका काम अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की धीमी गति बनाए रखना है। धीमी गति से लाभ होता है अर्थव्यवस्था को। ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर इन्फ्लेशन धीमी गति से हो तो अर्थव्यवस्था लाभ की स्थिति में होती है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। The functions of central bank include the following. Number 1, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब केंद्रीय बैंक को नोट निर्गम करने का, निकालने का अधिकार होता है। और ऐसा इसलिए होता है, पहले तो बहुत सारे बैंक नोट निकाला करते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ तो बहुत सारे बैंकों को ये अधिकार मिल गया कि वो नोट निकालें। इससे बहुत दिक्कत होने लगी बाजार में। सबसे बड़ी ज़रूरत है एकरूपता की और उस पर विश्वास का। नोट कागज़ का एक टुकड़ा है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप उसे नहीं स्वीकार करेंगे। किसी मूंगफली वाले को डॉलर दे के देखे, वो उसको कह देगा ये क्या दे रहे हैं साहब, हमको गांधी जी वाला दे दीजिए, ये हम नहीं लेते। तो अगर अलग अलग बैंक बहुत सारे नोट निकालेंगे तो उसकी स्वीकार्यता नहीं होगी, उस पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक बैंक को मोनोपोली दी जाए कि केवल तुम ही निकालोगे और उसमें एकरूपता हो और विश्वसनीयता हो। तो केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा और प्रमुख कार्य नोट का निर्गमन है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम अगर नोट को निर्गमित करते हैं, निकालते रहते हैं, तो हमको पता है कि देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है। और मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का काम तभी हो सकता है जब मुद्रा की निकाली जाने वाली मात्रा पर हमारा नियंत्रण हो। इसीलिए केंद्रीय बैंक का दूसरा बड़ा प्रमुख कार्य यह है कि वो सरकार का बैंकर है, एजेंट है और एडवाइज़र है। भारत सरकार अपना सारा पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है, तो वो जमा भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में करती है, वहाँ से निकालती भी है। और अगर ज़रूरत पड़ती है बहुत से डेफिसिट फाइनेंसिंग करके बजट को आगे बढ़ाने के लिए, खर्चों को बढ़ाने के लिए, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार भी लेती है। तो एक काम तो सबसे बड़ा ये है कि वो केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, एजेंट भी है। एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है, अंडरटेक्स द पेमेंट of interest on this debt and provides all other services related to the debt। जिस तरह से लोग अपना एक वित्तीय काम करने के लिए एजेंट रखते हैं, लेन देन करने के लिए अपना एक एजेंट रखते हैं, उसी तरह से केंद्रीय बैंक सरकार का वित्तीय एजेंट है जो कि उसके लेन देन को पूरा करता है और सलाहकार है। एज एन एडवाइज़र द सेंट्रल बैंक गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड गवर्नमेंट लोन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द सेंट्रल बैंक formulates and implements fiscal and monetary policies to regulate the supply of money in the market and control inflation। एजेंट है, बैंक है और एडवाइज़र है। एडवाइज़र अगर देश में
स्फीति हो रही है, तो सरकार बैंक से सलाह ले सकती है। उसके पास केंद्रीय बैंकों के पास अपने अर्थशास्त्री होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ अर्थशास्त्री हैं, उनका रिसर्च चलता है। ठीक है, तो एडवाइज़र के रूप में, चाहे उनको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंक बनाता है, लेकिन उसमें सरकार अपनी राय देती है कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, लेकिन उसके लिए डेफिसिट जो होती है उसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा होती है। देश में बेरोजगारी है, कैसे हल किया जाए, बैंक क्या कर सकते हैं, कैसी सहायता दे सकते हैं, इसकी सलाह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को देता है। तो तीन ये भी काम हैं, एक तो सरकार का बैंकर है, दूसरा लेन देन करने के लिए उसका एजेंट है, और तीसरा आर्थिक और वित्तीय मामलों पे वह सलाह देने के लिए सलाहकार है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक implies that the central bank takes care of the cash reserve of commercial bank. Commercial bank are required to keep certain amount of public deposit in cash reserve with the central bank, and other parts is kept with commercial bank themselves. The percentage of cash reserve is deeded by the central bank. A certain part of this reserve is kept with central bank for the purpose of granting loans to commercial banks. Therefore, the central bank is also called bankers bank. दोनों शब्द को याद रखने की जरूरत है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, और दूसरा शब्द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। जितने हमारे देश के कॉमर्शियल बैंक हैं और इस तरह की संस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर वह नियंत्रण भी रखता है। एपेक्स बॉडी है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर की बॉडी है, और वो बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक माने जैसे हमारा बैंक होता है, हम वहाँ पैसा जमा करते हैं और लेते हैं उधार, उसी तरह से केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, जहाँ कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है कैश की तो केंद्रीय बैंक उन्हें देता है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व का क्या मतलब है? एक शब्द आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। व्यापारिक बैंकों के पास जितना टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट होता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में रखना पड़ता है। इससे बैंकों की सुरक्षा रहती है, और ये बैंक अपने ही पास, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में रखते हैं। ऐसा नहीं कि भेज देते हैं, वहाँ अपने ही पास रखते हैं। लेकिन अगर उनको इससे उधार की ज़रूरत हो कि आज हमारे पास कैश कम है, हमको वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार दे दे, तो इस खाते से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन पर वो निकाल भी सकते हैं, और ब्याज उनको देना पड़ता है अगर इस खाते का इस्तेमाल करते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व को केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो को अपने पास रखता है, और दूसरा है बैंकर्स बैंक, जिस पर हमने आपसे चर्चा की कि वो अगर ज़रूरत पड़ती है व्यापारिक बैंकों को तो वो केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम है कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी आदमी अपने पास एक निर्धारित समय, भारत की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा अपने पास नहीं रख सकता। उसे ये मात्रा, अगर किसी ने विदेशी मुद्रा प्राप्त की है एक्सपोर्ट करके या गिफ्ट में या रेमिटेंस से, तो उसको बैंक में जमा करना ही पड़ता है। और बैंक चाहे वो जमा कर दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसकी सूचना RBI को देता है, उसके खाते में डालता है।
इस तरह से आरबीआई देश के अंदर उपलब्ध संपूर्ण जो विदेशी मुद्रा है उसका मालिक है, कस्टोडियन है। मालिक क्या है? कस्टोडियन है, उसकी कस्टडी में रहता है। इसका असर पड़ता है आयात निर्यात को नियंत्रित करने में, इसका फायदा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाने में इसका फ़ायदा है। ट्रेड बैलेंस को ठीक करने में इसका फ़ायदा है, क्योंकि केंद्रीय बैंक का काम पूरी अर्थव्यवस्था पर नज़र रखना और नियंत्रण रखना दोनों है। और विदेशी व्यापार से किसी तरह का उतार चढ़ाव पैदा हो, कोई संकट पैदा हो, उसको देखना भी इसका काम है। तो इसलिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन है। ये सारी की सारी विदेशी मुद्रा उसके पास रहती है। जैसी देश को ज़रूरत है, व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, देश की ज़रूरत जैसी है उसके हिसाब से वह विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करता है। बैंक ऑफ रीडिस्काउंट एक और काम है। रीडिस्काउंटिंग शब्द को समझना पड़ेगा या डिस्काउंटिंग शब्द को समझना पड़ेगा, और एक शब्द जानना पड़ेगा, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब सामान लेता है और उसको भुगतान नहीं कर पाता तो एक कागज़ या कानूनी कागज़ है, कानूनी कागज़ लिख करके उस पर वो कह देता है कि हम आपको भविष्य में 30 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। जिस व्यापारी ने कागज़ दिया वो तो सामान लेकर चला गया, लेकिन जिस व्यापारी के पास कागज़ है अभी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो अपने व्यापारिक बैंक के पास जाएगा और कहेगा भाई ये 1 लाख रुपए का हमारा कागज़ है, इसको आप रख लो और हमें उधार दे दो। तो व्यापारिक बैंक उस कागज़ को अपने पास रख लेंगे और कुछ डिस्काउंटिंग करेंगे। 1 लाख के कागज़ पर हो सकता है वो 90,000 रुपया उनको दे दें और कहें 10,000 हम ले लेंगे। अब व्यापारिक बैंक को भी ज़रूरत पड़ गई पैसे की उसी बीच में, तो इस कागज़ को वो केंद्रीय बैंक को दे सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उनसे पैसा प्राप्त कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक भी ब्याज की कुछ दर काटेगा। तो ये जो दोबारा डिस्काउंटिंग की जाती है इसको रीडिस्काउंटिंग करते हैं। तो रीडिस्काउंटिंग के माध्यम से केंद्रीय बैंक व्यापारियों की सहायता करता है और व्यापारिक बैंकों की सहायता करता है। ये उसका एक महत्वपूर्ण काम है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब है कि भाई जब किसी वित्तीय संस्था को और कहीं से साधन नहीं मिल पा रहा है, जैसे कभी कभी बाजार में मांग बढ़ जाती है मुद्रा की, वैसे तो सामान्यतः एक बैंक दूसरे बैंक से उधार ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सभी बैंकों को ज़रूरत पड़ती है कैश की, और उस समय कोई बैंक एक दूसरे को देने की स्थिति में नहीं होता, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट अंतिम ऋणदाता है जो वित्तीय व्यवस्था करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है और ये उसका काम भी है। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, जब आप एक चेक जमा करते हैं और उसका पैसा कुछ दिन में आपको मिल जाता है, तो इसको क्लियर करने के लिए क्लियरिंग हाउस बनते हैं, समाशोधन गृह बनाए जाते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जाते हैं। आप जब चेक जमा करते हैं एक, तो आपका बैंक उसे ले जा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सारे बैंक के लोग आए हुए होते हैं, आपस में किसका लेन देन कितना है इसकी व्यवस्था करके यह तय कर लेते हैं कि जिस आदमी ने चेक जमा किया है ये सही है, इसका भुगतान कर दिया जाए। तो इस तरह के जो कागज पत्र हैं, जो वित्तीय कागज पत्र हैं, इनको क्लियर करने का, इनका निस्तारण करने का काम भी केंद्रीय बैंक की देखरेख में होता है
और पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो व्यापारिक बैंक हैं वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, साख निर्माण का। साख निर्माण को अगर संक्षेप में कहें तो प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट का निर्माण करना साख निर्माण है। और बैंक अगर उनके ऊपर नियंत्रण न हो तो उन असीमित मात्रा में साख निर्माण कर सकते हैं और उससे देश में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ब्याज की दरों पर उसका असर पड़ेगा। तो देश में मुद्रा की मात्रा को और ब्याज की दर को नियंत्रित रखने के लिए केंद्रीय बैंक साख निर्माण पर, क्रेडिट क्रिएशन पर रोक लगाता है और इसको कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम केंद्रीय बैंक करता है और ये दो तरीके के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। एक तो देश में कुल क्रेडिट की मात्रा कितनी, क्रेडिट माने उधार। आप देखते हैं कि देश में बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े व्यापारी हजारों करोड़ रुपए उधार लेकर के अपना काम करते रहते हैं। छोटे व्यापारी, किसान, हर कोई लेता है और ये क्रेडिट का निर्माण व्यापारिक बैंक करते हैं। तो देश में इनकी कुल मात्रा पर नियंत्रण रखने का जो काम है कि बैंक सीमित मात्रा में निर्माण करें, क्रेडिट का साख का निर्माण सीमित करें। केंद्रीय बैंक बहुत सारी दरों को तय करता है और इन दरों के आधार पर वह मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रात्मक नियंत्रित करता है। जैसे इसमें महत्वपूर्ण है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक रेट वो रेट होती है जिसमें व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक उधार देता है। अगर इस दर को व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक बढ़ा देगा तो व्यापारिक बैंकों को भी अपनी ब्याज की दर बढ़ानी पड़ेगी और ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो उधार लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचा और खरीदा जाता है। जब सरकार, केंद्रीय बैंक चाहता है कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो वो लोगों से सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर देता है और उसके बदले में मुद्रा देना शुरू कर देता है, तो मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर घटाना चाहे तो घटाने के लिए उसको सिक्योरिटी को बेचना पड़ता है और लोग पैसा दे करके सिक्योरिटी खरीदते हैं। सिक्योरिटी एक कागज़ है जिसमें वादा किया जाता है कि भविष्य में भुगतान किया जाएगा और ब्याज की दर ये होगी। तो जब सिक्योरिटी खरीदते हैं लोग तो पैसा उनके पास से निकल के केंद्रीय बैंक के पास आ जाता है, तो मनी सप्लाई पर कंट्रोल हो जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले की। बैंक में बैंकिंग का काम करने वालों के लिए नियम एक है कि जो भी आपके पास पैसा जमा हो रहा है, चाहे टाइम डिपॉजिट में चाहे डिमांड डिपॉजिट में, उसका एक निश्चित प्रतिशत आप कैश के रूप में रखेंगे केंद्रीय बैंक के पास और उसको किसी को उधार नहीं दे सकते आप। तो अगर इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाए तो उधार देने की क्षमता कम हो जाती है और अगर घटा दिया जाए तो उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी एक व्यवस्था है क्रेडिट कंट्रोल की। और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कोई बैंक कितना लिक्विड एसेट रखता है,
लिक्विड एसेट का मतलब ऐसी संपत्ति को बैंक को रखना पड़ता है जिसको जरूरत पड़ने पे तुरंत बाजार से धन इकट्ठा किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जब चाहे व्यापारिक बैंक जरूरत पड़ने पर अपनी सिक्योरिटी को उधार रख करके या बेच करके धन प्राप्त कर सकता है। सोना है, लिक्विड एसेट है, जब चाहे बैंक बेच करके उधार प्राप्त कर सकता है या धन प्राप्त कर सकता है। विदेशी मुद्राएं हैं, डॉलर रखा है बैंक के पास, बैंक उसको दे करके तुरंत बाजार से धन प्राप्त कर सकता है। तो SLR भी एक व्यवस्था है। इसकी दर को जब बढ़ा दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, इसकी दर को जब घटा दिया जाता है तो एक्सपेंशन होने लगता है। इसके अलावा रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट दो और व्यवस्थाएं हैं, पॉलिसी रेट्स हैं। रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट कॉल मनी मार्केट या बहुत अल्पकालीन मुद्रा बाजार की दरें हैं। रिपो रेट उस दर को कहते हैं जब कोई बैंक बहुत अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेता है। और रिवर्स रिपो रेट जब कोई व्यापारिक बैंक, अगर उसके पास कैश ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क कर देता है, रख देता है कि साहब आप रखिए, तो उस पर भी उसको ब्याज मिलता है। तो ये दो दर और है जो कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में सहायता करती है। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मात्रात्मक की नहीं, गुणात्मक साख नियंत्रण। गुण देखते हुए जो ऋण दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है, ये देश के हित में है या अहित हो जाएगा इससे देश का। किसानों को दिया जाए या उद्योगपतियों को दिया जाए या व्यापारियों को दिया जाए, ये जब हम डायरेक्शन को, क्रेडिट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। The method used by central bank to regulate the flows of credit into particular direction of the economy are called qualitative or selective methods of credit control. इसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, क्रेडिट राशनिंग, moral caution and publicity, and direct control. इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शन बहुत सारे होते हैं जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए बैंक काम करता है। डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देश की आवश्यकता के अनुसार किसानों की सहायता करना है, व्यापारियों की सहायता करना है, किसी खास इंडस्ट्री की सहायता करना है, उसके लिए किस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और उसको बनाने में सहायता करना उसका काम है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आप जानते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और उद्योगों के विकास के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अब तो ये बैंकिंग का काम करने लगा, पहले ये बैंकिंग का काम नहीं करता था, ये डेवलपमेंट का काम करता था। तो देश के डेवलपमेंट को गति देने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक काम करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन दो शब्द जान लेना चाहिए। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, ये काम की चीज़ है। तो रिजर्व बैंक का काम मनी मार्केट को तो कंट्रोल करना ही है,
कैपिटल मार्केट में भी बहुत उतार चढ़ाव न हो, इसका ध्यान रखता है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का अंतर समय को लेकर के implies that central bank helps in controlling the financial markets, money market deals in short term credit and capital market deals in long term credit. The central bank maintains country's economic growth by controlling the activities of these market. शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है 1 साल। अगर 1 साल के पीरियड के लिए कोई उधार लिया जा रहा है तो उसको सामान्यतः हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय के लिए उधार लिया जा रहा है, किसी कारखाने की स्थापना करनी है जिसमें 2 साल लगना है, 3 साल लगना है, 5 साल लगना है, कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं पुल का निर्माण हो रहा है जिसमें कई साल लगने, तो बहुत लंबे समय के लिए उधार लिया जाता है। मकान का निर्माण हो रहा है, लंबे समय के लिए उधार लिया जाता है। तो अलग अलग प्लेयर्स हैं, मनी मार्केट के प्लेयर्स अलग हैं, कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स अलग हैं, और जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के ऋणों की व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम और उसे प्रभावित करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा देश के विकास संबंधी और खास करके मुद्रा के क्षेत्र से जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनको जमा करने का काम करता है। इससे देश को की दिशा का पता चलता रहता है। इट गैदर्स एंड एनालाइज डाटा रिलेटेड टू बैंकिंग, करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, 3 चीज, करेंसी मुद्रा की मात्रा कितनी हो रही है, मनी सप्लाई कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज देश में कितना है, कितना आया कितना गया, और बैंकिंग सेक्टर में कितना क्रेडिट क्रिएशन किया गया। इस तरह के जो आंकड़े होते हैं देश के विकास की योजना के बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैक्रो लेवल डिसीजन में या बड़े देश की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में निर्णय लेने में सहायक होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक इस तरह के आंकड़ों को जमा करता है, उनका प्रकाशन करता है और उससे देश को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कंक्लूजन, सेंट्रल बैंक कैरी आउट a nation's monetary policy and control its money supply, often managed with maintaining low inflation and steady GDP growth. On a macro basis, central bank influence interest rate and participate in open market operations to control the cost of borrowing and lending throughout the economy. कंक्लूजन क्या है, इसको समझिए। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की तरह लोगों से लेन देन नहीं करता। वह सरकार का बैंक है और सरकार की सहायता के लिए बना है। वह बैंकों का बैंक है और बैंकों की सहायता के लिए बना है। सरकार को पैसे की ज़रूरत होगी, केंद्रीय बैंक उपलब्ध कराएगा। व्यापारिक बैंकों को पैसे की ज़रूरत होगी, केंद्रीय बैंक उपलब्ध कराएगा। लाभ कमाने की दृष्टि से वह ऐसा नहीं करता, वह अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करने के लिए ऐसा करता है और मुद्रा पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसलिए मुद्रा के मूल्यों में अगर बहुत उतार चढ़ाव हो जाए, यानी इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, लोगों का मुद्रा पर से विश्वास हट जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर जाएगा, विदेशों का विश्वास आपकी मुद्रा पर से ख़त्म हो जाएगा। तो देश में जो मौद्रिक संकट आ सकते हैं मुद्रा की मात्रा के कम हो जाने से और मुद्रा की मात्रा के ज़्यादा हो जाने से, उन पर नियंत्रण करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।